गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है एडवांटेज ऑफ ट्रेड यूनियन मीन्स श्रम संघों के लाभ। अभी तक हम श्रम संघों के बारे में देख चुके हैं कि श्रम संघ श्रमिकों का एक संगठन है जो श्रमिकों के हितों में कार्य करता है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि श्रम संघों के क्या लाभ है। अगर हम देश में देखें तो श्रम संघों के अनेक वर्गों के लिए विभिन्न प्रकार के लाभ हैं, जिसमें हम श्रमिकों को लाभ देख सकते हैं, नियोक्ता को लाभ है, समाज को लाभ है और ओवरऑल पूरे राष्ट्र को लाभ है। तो अगर हम देखें तो श्रम संघ जो भारत में भी श्रम संघों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में श्रम संघ श्रमिकों के हितों के लिए निरंतर कार्यशील है। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि श्रम संघ समाज के विभिन्न वर्गों के लिए किस प्रकार लाभदायक सिद्ध होते हैं। तो सर्वप्रथम अगर हम देखें तो श्रमिकों को श्रम संघों से सबसे ज़्यादा लाभ होता है। किस प्रकार होता है? क्योंकि श्रम संघ जो होते हैं परस्पर बंधुत्व और प्रेम की भावना को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं तथा परस्पर आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहकर सहयोग की भावना से श्रमिक संघ कार्य करते हैं। तो इसी संस्था में उनके बीच अच्छे संबंध बने रहते हैं। दूसरी बात अगर हम देखें तो श्रमिकों की जो सौदेबाजी शक्ति होती है वो मजबूत होती है। सौदेबाजी शक्ति वह स्थिति मानी जाती है जहाँ पर श्रमिक नियोक्ता से अपनी कोई मांग होती है, उसको अपने हक में या अपने हक में निर्णय लेने के लिए नियोक्ता के सपक्ष सामने अपना पक्ष रख सकते हैं और आपसी विचार विमर्श द्वारा अपनी मांग का समर्थन कर सकते हैं या समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। तो जितने श्रमिक संगठन में संगठित होकर कार्य करेंगे उतनी ही उनकी सौदेबाजी शक्ति अच्छी मानी जाएगी। इसी क्रम में अगर हम देखें तो अगला बिंदु है विचार प्रस्तुतिकरण का मंच, यानी श्रमिक बिना किसी भय के बिना किसी एक दबाव की अपनी बात श्रमिक संगठन के सामने रख सकता है। श्रम संघ के सामने अपनी परिवेदना, कोई शिकायत या कोई सुझाव होता है वो बिना हिचक रख सकता है। उसको एक खुला मंच यहाँ पर मिलता है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो श्रमिकों के पक्षपात और भेदभाव में भी कमी आती है। किस प्रकार आती है कि जनरली देखा जाता है कि श्रमिक संघ जो होते हैं वो श्रमिकों को के साथ में भेदभाव नहीं करते हैं, बल्कि वह सभी श्रमिकों को समान कार्य के समान वेतन, पदोन्नति के समान अवसर तथा अवकाश छुट्टियाँ सभी का समुचित रूप से समान आधार पर उनको वर्गीकरण किया जाता है या बांटा जाता है। तो श्रमिक संघ हर संभव प्रयास करता है कि किसी भी श्रमिक के संग भेदभाव ना हो। तो इस तरह से ये जो लाभ है हमारे श्रम संघ के लाभ माने जाएंगे। इसी क्रम में अगर हम देखें तो नियोक्ता को भी लाभ होता है। नियोक्ता जो श्रमिक को रोजगार दे रहा है, जो श्रमिक को कार्य कर रहा है, तो सेवाई नियोजक का ये लाभ है कि श्रमिक संघ अगर होते हैं तो उससे उसके संबंध मजबूत होते हैं, क्योंकि श्रमिक संघ निरंतर नियोक्ता के टच में रहते हैं, उनके साथ में जुड़े रहते हैं। तो जो भी आपसी बात होती है, परिवेदना है, शिकायत है, सुझाव, जो भी बात कहना चाहते हैं वो नियोक्ता से बेझिझक कह सकते हैं। इसी तरह से उनकी नियोक्ता के साथ में उनकी सौदागरी शक्ति मजबूत होती है, क्योंकि जो श्रमिक होते हैं वो हड़ताल का सहारा ना लेकर अगर नियोक्ता का पक्ष उसकी ओर होता है तो नियोक्ता के साथ वो सामूहिक सौदेबाजी करके अपनी बात को रख सकते हैं और उस पर निर्णय ले सकते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो अधिक उत्पादन तथा औद्योगिक विवादों की भी समाप्ति होती है, क्योंकि अगर आपसी विचार विमर्श द्वारा किसी भी समस्या के समाधान पर बात बन जाती है तो औद्योगिक विवाद की जो स्थिति है वो संस्था के हित में नहीं मानी जाती है, उससे बचा जा सकता है। और औद्योगिक विवाद नहीं होने से उत्पादन लगातार अनवरत चलता है, उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे संस्था को लागत कम आती है और अधिक लाभ के अवसर बढ़ते हैं। तो इस तरह से संस्था का उद्देश्य है न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन को प्राप्त करने में सफल होते। तो ये है हमारे लिए नियोक्ता का श्रम संघ से लाभ। इसी क्रम में अगर हम देखें तो समाज को लाभ। समाज को क्या लाभ होता है बच्चों? समाज को ये लाभ होता है कि समाज में रहकर ही व्यक्ति नियोक्ता और श्रमिक के रूप में कार्य करता है। तो समाज को वस्तुओं की निरंतर आपूर्ति बनी रहे, मांग पूर्ति में संतुलन बना रहे। तो इस स्थिति के लिए जरूरी है नियोक्ता और श्रमिकों के मध्य अच्छे संबंध हो, जिससे उत्पादन निरंतर चला रहे। इसी तरह से धन का समान वितरण भी देश में अच्छे विकास में सहायक सिद्ध होता है, क्योंकि अगर देश में धन का समान वितरण होगा तो क्या होगा? देश में गरीबी बढ़ेगी, शोषण बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। लेकिन श्रमिक संघ जो होता है वो ये प्रयास करता है
कि किसी भी श्रमिक का शोषण ना हो, सबको पदोन्नति के वेतन के समान अवसर मिले, इससे देश में धन का समान वितरण बढ़ता है। तो इसका प्रभाव ये होता है देश में सामाजिक जीवन स्तर में वृद्धि होती है, श्रमिकों को रहन सहन बड़ा अच्छा होता है, जीवन स्तर बढ़ता है तथा उनको रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलते हैं, जो कि ये अच्छी स्थिति मानी गई है। अंतिम बिंदु अगर हम देखें तो श्रमिक संघ से राष्ट्र को मतलब ओवरऑल पूरी कंट्री को भी फ़ायदा होता है। ये लाभ होता है किस प्रकार? पहली बात, श्रमिक संघ हमारे मजबूत होंगे तो श्रमिक संघ से जितने संबंध नियोक्ता के मजबूत होंगे उतने ही देश में औद्योगिक शांति बनी रहेगी, औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा, उससे उत्पादन निरंतर बना रहेगा, उससे लाभ होगा और संस्था अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाएगी। दूसरी बात, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय आय में बच्चों किस प्रकार वृद्धि होगी? यदि उत्पादन बढ़ेगा तो लाभ बढ़ेगा, लाभ बढ़ेगा तो देश में जो राष्ट्रीय आय साधन बढ़ेंगे और देश में राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। इसी प्रकार अगर हम देखें तो ओवरऑल देश में जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो वो पूंजी निर्माण में भी सहयोग करेगी। पूंजी निर्माण होगा कि पूंजी से ही पूंजी का पुनर्निवेश करने से पैसा बनता है, तो पूंजी निर्माण को बल मिलने से देश में पुनः उद्योगों का विकास होगा, अंततः हमारे देश के आर्थिक विकास को बल मिलेगा। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने देखा कि श्रमिक संघ से न केवल श्रमिकों को ही वरन नियोक्ता को, राष्ट्र को, समाज को, सभी को फ़ायदा पहुंचता है, लाभ पहुंचता है। तो एक श्रमिक संघ को और नियोक्ता को हर संभव प्रयास करना चाहिए कि वे देश हित में कार्य करते हुए श्रमिक अपने सेवा पर ही अपने व्यक्तिगत हित को ध्यान में न रखकर संस्था के हित में कार्य करे तथा नियोक्ता भी ये समझे कि श्रमिक तथा नियोक्ता दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, मिलकर चलेंगे तभी देश आर्थिक विकास की ओर बढ़ेगा और उनके अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाएगा। तभी समुचित रूप से श्रमिक संघ के लाभ से हम लाभान्वित हो पाएंगे।